नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हो आप? सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा हम स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन है दोस्तों। खेल की बात करें तो खेल से 11 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 8 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से 2 क्वेश्चन है। पुरस्कार से भी 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुस्तक से 1 क्वेश्चन है और रक्षा से भी 1 है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। योजना से भी 2 हैं और विविध से 6 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में 11वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? ए है पटना पायरेट्स, बी है हरियाणा स्टीलर्स, सी है दबंग दिल्ली और डी है यूपी योद्धा। तो 11वें नंबर का एक प्रो कबड्डी लीग था जिसमें किसने विजेता प्राप्त की है? हरियाणा स्टीलर्स ने। हरियाणा स्टीलर्स की बात करें तो इन्होंने पटना पायरेट्स को हराया है। और प्रो कबड्डी लीग की बात करें दोस्तों तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। और उसमें जयपुर पिंक पैंथर विजेता रहा था। यानी कि जो फर्स्ट प्रो कबड्डी लीग का मैच था, टूर्नामेंट था, उसके विजेता जो थे, यानी कि खिताब जो जीता था वो जयपुर पिंक पैंथर द्वारा जीता गया था। और अब ये 11वें नंबर का प्रो कबड्डी लीग था। इसमें हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखते हैं। ए है संस्कार सस्वत, बी है आयुष अग्रवाल, सी है एम रघु और डी है मिथुन मंजूनाथ। तो 86वें नंबर की सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप थी जिसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एम रघु ने। कर्नाटक के हैं एम रघु ने बेंगलोर में आयोजित इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा था? बेंगलोर में। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में मिथुन मंजूनाथ है। तो मिथुन मंजूनाथ है, ये पिछले साल जो 2023 में जो ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी इसके विजेता थे, यानी कि गत चैंपियन थे। इनको हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। महिला वर्ग की बात की जाए तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हरियाणा की है देविका सिहाग। इन्होंने श्रेयांशी वाली शेट्टी को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। क्लियर है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एम रघु ने। और महिला एकल की बात की जाए तो देविका सिहाग है जो कि हरियाणा की निवासी है। क्लियर है? आगे बात करेंगे। हाल ही में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ए है साहू तुषार माने, बी है धनुष श्रीकांत, सी है यशवर्धन और डी है रुद्रांश पाटिल। तो 67वें नंबर की यह राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप थी जिसमें 10 मीटर की बात कर रहे हैं हम। 10 मीटर में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो किसने जीता है? साहू तुषार माने द्वारा। इसका आयोजन की बात की जाए तो यह टूर्नामेंट भोपाल में आयोजित किया जा रहा था जो कि 67वें नंबर का राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप थी। इसमें रेलवे के खिलाड़ी हैं, ये रेलवे में है भी ये साहू तुषार माने। इनके द्वारा 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता गया। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? यहां पर 25 मीटर की बात की जा रही है रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में। ऑप्शन देखते हैं। ए है गुरप्रीत सिंह, बी है शिवम शुक्ला, सी है सुनील श्रीवास्तव और डी है विजयवीर सिद्धू। तो 67वें नंबर की यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी जिसमें पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? विजयवीर सिद्धू। ये देख सकते हैं आप 25 मीटर में है और रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2024 का
खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखते हैं। ए है तानिया सचदेव, बी है हम्पी कोनेरू, सी है इरिन सिकंदर और डी है हरिका द्रोणावल्ली। तो महिलाओं की है ये विश्व रैपिड और बिलिंटी शतरंज दोनों का ही खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? हम्पी कोनेरू ने। महिलाओं की श्रेणी में विश्व रैपिड और बिलिंटी शतरंज चैंपियनशिप की विजेता कौन है? भारत की है ये हम्पी कोनेरू। इन्होंने इंडोनेशिया की इरिन सिकंदर को हरा करके अपना ये दूसरा महिला खिताब जीता है। ठीक है, इससे पहले इनके द्वारा 2019 में जॉर्जिया में भी वर्ल्ड महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब ये जीत चुकी हैं। ठीक है, 2019 में जॉर्जिया में भी वर्ल्ड महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप ये बनी थी। इसके अलावा बात की जाए, इनके नाम एक और रिकॉर्ड है जो कि 2002 में सबसे कम उम्र में महिला ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब भी इनके नाम ही है। ठीक है, किसके नाम? हम्पी कोनेरू के नाम। आगे देखेंगे, हाल ही में एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ए है 7, बी है 16, सी है 10 और डी है 33। तो एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात की जाए तो इसका आयोजन दोहा कतर में किया जा रहा था, जिसमें भारत ने टोटल 33 पदक जीते हैं। इसमें बात की जाए तो 7 गोल्ड मेडल हैं, 16 रजत है और 10 कांस्य पदक जीते हैं, यानी कि टोटल 33 पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड 7 है, 16 सिल्वर है और 10 है ब्रोंज मेडल। टोटल 33 हैं। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की जो जोशना सबर, इनके द्वारा 3 गोल्ड मेडल जीते गए हैं और ये एशियाई रिकॉर्ड बनाया भी है इनके द्वारा। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहां किया जा रहा है? हॉकी इंडिया 2024-25। ए है राजगीर, बी है राउरकेला, सी है जयपुर और डी है रायपुर। तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत हो गई है और इसके आयोजन की बात की जाए तो आयोजन कहां किया जा रहा है? राउरकेला में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में 28 दिसंबर 2024 से 1 फरवरी 2025 तक किया जा रहा है। कब से कब तक? 28 दिसंबर 2024 से 1 फरवरी 2025 तक किया जा रहा है। स्टेडियम की बात की जाए तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है और इस हॉकी टूर्नामेंट में पहली बार महिला टूर्नामेंट भी हो रहा है। ठीक है, इसकी शुरुआत पहली बार की गई है जो कि 12 से 26 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो हॉकी इंडिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसका आयोजन राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में किया जा रहा है। पुरुष वर्ग की बात की जाए तो 28 दिसंबर से 1 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। जबकि बात की जाए महिलाओं की तो महिलाओं का ये टूर्नामेंट पहली बार आयोजित किया जा रहा है और इस ये टूर्नामेंट की बात की जाए तो 12 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक महिलाओं का टूर्नामेंट होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। हाल ही में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? ए है कांस्य, बी है रजत, सी है स्वर्ण और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन की बात की जाए तो इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया जा रहा है, जिसमें अपने लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। लक्ष्य सेन ने फ्रांस के एलेक्स लोनियर को हरा करके ये मेडल अपने नाम कर लिया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर ने मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी की मानद सदस्यता स्वीकार की है? ए है युवराज सिंह, बी है महेंद्र सिंह धोनी, सी है सचिन तेंदुलकर और डी है राहुल द्रविड़। तो भारत का ये पूर्व क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो इनके द्वारा अभी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी की मानद सदस्यता स्वीकार कर ली गई है। क्या है ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल क्लबों में से एक माना जाता है। मानद सदस्यता क्रिकेट के प्रति असाधारण योगदान को मान्यता देती है। सचिन तेंदुलकर की बात की जाए उपलब्धि की तो 200 टेस्ट खेले हैं और 463 इनके द्वारा भारत की तरफ से वनडे भी खेले गए हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में इंडिया नेशनल मोटर साइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियन का खिताब किसने जीता है? ए है जेसन बेटन, बी है हेमंत मुंडप्पा, सी है कुसमैनी और डी है कार्तिकेयन। तो इंडिया नेशनल मोटर साइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियन की बात की जाए तो हेमंत मुंडप्पा इनके द्वारा ये जीता गया है। हेमंत ने तीसरी बार इसे रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है और टोटल की बात की जाए तो ये इनका 15वां राष्ट्रीय खिताब है और ये एकमात्र एथलीट है जिनके द्वारा इतने खिताब जीते गए हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप। ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है छत्तीसगढ़ और डी है चंडीगढ़। तो किसने जीता है? केरल ने। केरल ने किसको हराया है? चंडीगढ़ को। केरल ने चंडीगढ़ को हरा करके ये टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। इसके आयोजन की बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चंगना से श्री केरल में पड़ता है। इसका आयोजन वहाँ पर किया गया था और ये 53 यानी कि 53वें नंबर का संस्करण था जिसमें केरल ने चंडीगढ़ को हराकर ये टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में मिजोरम का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये 5 राज्यपाल अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा चेंज किए गए हैं। ये 5 के लिस्ट है, आप देख सकते हैं। जनरल डॉक्टर वीके सिंह को मिजोरम का नया राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबपति थे। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए आरिफ मोहम्मद खान जी की तो ये बिहार का इनको राज्यपाल बनाया गया है। डॉक्टर हरिबाबू कंबपति को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को केरल का बनाया गया है और अजय कुमार भल्ला जी को मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया है। ये 5 राज्यपाल हैं, आप देख सकते हैं। इनको अभी चेंज किया गया है और इनको नए राज्यों का राज्यपाल बनाया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। क्लियर है, आगे बात करेंगे। हाल ही में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में ए है नीरजा शेखर, बी है अरुणिश चावला, सी है विनीत जोशी और डी है अमित अग्रवाल। तो वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में जो नियुक्ति की गई है वो किसे की गई है? अरुणिश चावला जी की। अरुणिश चावला 1992 बैच के बिहार कैडर के ये IAS अधिकारी हैं और इनको अभी वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाल ही में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ए है SBI बैंक, बी है ICICI बैंक, सी है पंजाब नेशनल बैंक और डी है जम्मू और कश्मीर बैंक। तो अमिताभ चटर्जी की बात करें दोस्तों तो इनको जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अमिताभ चटर्जी को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड यानी कि NABL
का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए है प्रोफेसर सुब्बाना अयप्पन, बी है डॉक्टर संदीप साहा, सी है डॉक्टर प्रकाश कौशिक और डी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायपन बोर्ड यानी कि NABL का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर संदीप साहा जी को। ये इनके स्थान पर, यानी कि पुराने की बात की जाए तो पुराने ये हो गए, अभी ये न्यू इनको बना दिया गया है। तो ये प्रोफेसर सुब्बाना अयप्पन की जगह लेंगे डॉक्टर संदीप साहा। NABL के मुख्यालय की बात करें तो ये गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है और ये NABL जो है ये भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक है जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक बनाया गया अभी। ए है अरुण सिन्हा, बी है अमित त्रिपाठी, सी है वितुल कुमार और डी है अनीश दयाल। तो CRPF का जो नया महानिदेशक बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? वितुल कुमार। ये इनके स्थान पर, पहले कौन थे? अनीश दयाल जी थे। इनके स्थान पर अभी अपने वितुल कुमार जी को CRPF का नया महानिदेशक बनाया गया है। CRPF की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1939 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हो गया, उनका संबंध था। ए है अर्थशास्त्रीय, बी है वैज्ञानिक, सी है फिल्म मेकर और डी है राजनीतिज्ञ। तो श्याम बेनेगल जो कि बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर थे, डायरेक्टर थे, इनका भी निधन हो गया है। तो ये फिल्म मेकर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। वे कब से कब तक देश के प्रधानमंत्री थे? ए है 2004 से 2014, बी है 2009 से 2019, सी है 1999 से 2009 और डी है 2014 से 2024। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है और ये देश के 2004 से 2024 तक देश के प्रधानमंत्री थे। इनकी बात की जाए दोस्तों तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। 1991 से 1996 तक भारत सरकार में ये वित्त मंत्री भी रहे हैं। और इनके प्रमुख ऐतिहासिक कामों की बात की जाए तो वैश्वीकरण और उदारीकरण 1991, सूचना का अधिकार 2005, रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा, इसके अलावा अमेरिका से न्यूक्लियर डील भी की थी और पहचान के लिए आधार कार्ड की जो शुरुआत की थी ये भी इनके द्वारा की गई थी और शिक्षा का अधिकार RT भी इनके द्वारा लागू किया गया था। बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे देश के, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, हाल ही में जिम्मी कार्टर का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जिम्मी कार्टर। ए है UK, बी है जर्मनी, सी है ब्राजील और डी है USA। तो जिम्मी कार्टर जी USA के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका भी निधन हो गया है और इनको पूर्व राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है और ये USA के पूर्व राष्ट्रपति थे। कब से कब तक थे ये? 1976 से 1980 तक 39वें राष्ट्रपति थे ये जिम्मी कार्टर। और अभी की बात की जाए तो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, स्थान से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अटल युवा महाकुंभ की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? ए है लखनऊ, बी है वाराणसी, सी है उज्जैन और डी है सूरत। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभी अटल युवा महाकुंभ की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, वो कहाँ किया गया है? लखनऊ में। इसके उद्घाटन की बात करें तो अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ के कुड़िया घाट पर अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती जो 25 दिसंबर को मनाई जाती है, इस दिन को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है,
कौन सा? सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, और ये उनकी 100वीं जयंती थी। इस उपलक्ष्य में अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लखनऊ के कुड़िया घाट पर इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ए है कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है लद्दाख और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इंडियन आर्मी द्वारा अभी छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, वो कहां किया गया है? लद्दाख में। भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो कहां पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। क्या उद्देश्य है, किस वजह से इसको लगाया गया है? यह कदम भारत चीनी सीमा के पास रणनीतिक और सांस्कृतिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो लद्दाख में अभी इंडियन आर्मी द्वारा छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। ठीक है, प्रतिमा लगाई गई है उनकी भी। पुरस्कार की बात करें अभी, तो हाल ही में सार्वजनिक नेतृत्व के लिए 27वें SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए है एस जयशंकर, बी है नरेंद्र मोदी, सी है निर्मला सीतारमण और डी है अमित शाह। तो SIES यानी कि श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार किसे मिला है? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को। इस पुरस्कार के नामांकन की बात करें दोस्तों, तो नाम कांची कामकोटि पीठम के 68वें दृष्टा स्वर्गीय श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती के नाम पर इसका नाम रखा गया था। यह पुरस्कार 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं? सार्वजनिक नेतृत्व, सामुदायिक नेतृत्व, मानव प्रयास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस क्षेत्र में, ये 4 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। और जो एस जयशंकर जी हैं, भारत के विदेश मंत्री, इनको सार्वजनिक नेतृत्व के रूप में, सार्वजनिक नेतृत्व के लिए इनको श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, जो कि 27वें नंबर का पुरस्कार था, इससे सम्मानित किया गया है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ए है द्रौपदी मुर्मू जी, बी है नरेंद्र मोदी जी, सी है जगदीप धनखड़ जी और डी है ओम बिड़ला जी। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें 17 बच्चे थे, जिसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां हैं। इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और 21 श्रेणियों में दिया जाता है। इन बच्चों को कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण में उनकी उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। जिसमें इस साल 17 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 7 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। किसके द्वारा पुरस्कार दिया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। पुस्तक से संबंधित सवाल एक, हाल ही में द अनशील्डिंग जज, द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए है सलमान खुर्शीद, बी है अरुंधति रॉय, सी है गौरी ग्रोवर और डी है S.K. कटियार। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? गौरी ग्रोवर। ठीक है, आगे देखते हैं। रक्षा से संबंधित सवाल है भी। हाल ही में भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? ए है अभ्यास विजयपथ, बी है अभ्यास तरंग शक्ति, सी है अभ्यास सूर्य किरण और डी है अभ्यास नीलकंठ। तो भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास किया जा रहा है? अभ्यास सूर्य किरण है। ठीक है, अभ्यास सूर्य किरण है। इस अभ्यास की बात की जाए तो ये एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, जो कि ये इस वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का 18वां संस्करण है, ये जो कि 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक कहाँ पर किया जा रहा है? नेपाल के सलझंडी में। तो ये संस्करण जो है ये 18वें नंबर का संस्करण था। भारत और नेपाल के बीच जो अभ्यास होता है, अभ्यास सूर्य किरण के नाम से, इसका आयोजन 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक कहाँ किया जा रहा है? नेपाल के सलझंडी में आयोजित इसका अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हाल ही में इसरो द्वारा किस रॉकेट के माध्यम से स्पेसएक्स मिशन 2024 लॉन्च किया गया है? ए है PSLV C60, बी है PSLV M13, सी है PSLV C40 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये रॉकेट के माध्यम है जो स्पेसएक्स मिशन है उसको लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट के माध्यम से किया गया है? PSLV C60। इसके उद्देश्य की बात करें तो पृथ्वी की गोलाकार कक्षा में 2 छोटे अंतरिक्ष यानों यानी कि SDX-01 ये चेसर है और SDX-02 ये टारगेट है का उपयोग करके अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना ही इस मिशन का लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस IIT संस्थान ने सुई रहित सिरिंज यानी कि इंजेक्शन विकसित करने की घोषणा की है? ए है IIT कानपुर, बी है IIT बॉम्बे, सी है IIT रुड़की और डी है IIT मद्रास। यानी कि सुई रहित यानी कि इंजेक्शन बगैर सुई के लगेंगे, दर्द जो होता था वो नहीं होगा भी, बगैर यानी कि सुई रहित सिरिंज जिसमें सुई नहीं होगी, ये विकसित करने की घोषणा किसने की है? IIT बॉम्बे द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे योजना से संबंधित है भी। हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का शुभारंभ किसने किया? ए है अमित शाह जी, बी है नितिन गडकरी, सी है नरेंद्र मोदी जी और डी है ज्योतिराव सिंधिया जी। तो केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना की बात करें तो इसका अभी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है और इसमें मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का शिलान्यास किया है। कहाँ पर किया है? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग 65 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए इसमें 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाने वाला है। ठीक है, तो 65 लाख लोगों को इसमें पीने के लिए पानी मिलेगा जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग इससे लाभान्वित होंगे और इसका जो शुभारंभ किया है, शिलान्यास किया है, वो मध्य प्रदेश के खजुराहो से किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना शुरू की गई है? ए है दिल्ली, बी है लद्दाख, सी है मध्य प्रदेश और डी है हरियाणा। तो किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य द्वारा शुरू की गई है डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना? दिल्ली द्वारा। क्या है ये? दिल्ली सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य जो है वो दलित छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना, यानी कि उनको छूट मिलेगी पैसे में और इसके अलावा उनको विदेश में अपनी जो पढ़ाई है यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको ये इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विविध से संबंधित सवाल है भी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए सवर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए है बिहार, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है हरियाणा। तो किस राज्य सरकार द्वारा अपनी जो लैंग्वेज संबंधी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सोल्व करने के लिए सवर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वो गुजरात। ठीक है, गुजरात सरकार द्वारा। गुजरात के मुख्यमंत्री साहब भूपेंद्र पटेल जी ने एक नई नागरिक केंद्रित पहल है सवर यानी कि भाषा और लिखित विश्लेषण संसाधन। इसका फुल फॉर्म की बात की जाए हिंदी में तो भाषण और लिखित विश्लेषण संसाधन की शुरुआत सुशासन जो दिवस था 25 दिसंबर को अटल बिहारी जी की 100वीं जयंती के ऊपर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है? ए है अमित शाह जी, बी है नरेंद्र मोदी जी, सी है शिवराज सिंह चौहान जी और डी है राजनाथ सिंह जी। तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की बात की जाए इसकी शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। क्या उद्देश्य है देखते हैं। पोषण संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कुपोषण से निपटने के लिए समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करना ही इस सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिवार को दी जाने वाली
अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ए है हिमाचल प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी है हरियाणा। तो हरियाणा सरकार द्वारा पहले जो इनके सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल के जो कार्मिक थे, उनकी कोई कैजुअलिटी हो जाती थी तो उनके परिवार को पहले 50 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? ए है काम्या कार्तिकेयन, बी है पूर्णा मालवत, सी है अर्जुन वाजपेयी और डी है बछेंद्री पाल। तो 7 जो महाद्वीप हैं उनके सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला बनी है वो काम्या कार्तिकेयन है। भारत की हैं ये देख लेते हैं 7 महाद्वीपों की चोटियाँ ऊंचियाँ। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में पड़ता है। यूरोप का माउंट एल्ब्रस है जो कि रूस में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसियुस्को है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात की जाए तो माउंट एकानकागुआ जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली है जो कि यूएसए में पड़ता है। और एशिया में माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में पड़ता है। और अंटार्कटिका की बात की जाए तो माउंट विन्सन है जो कि अंटार्कटिका में पड़ता है। ये 7 महाद्वीप हैं, इनकी सबसे ऊंची चोटियाँ हैं ये, और इनको चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की ये महिला बनी है जिनका नाम काम्या कार्तिकेयन है जो कि भारत की है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में सुशासन दिवस यानी कि 25 दिसंबर पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत किसने की? सुशासन दिवस पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल। ए है राजनाथ सिंह जी, बी है जितेंद्र सिंह जी, सी है पीयूष गोयल जी और डी है अमित शाह जी। तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी इस बार 100वीं। इस उपलक्ष्य में जितेंद्र सिंह जी द्वारा, केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी द्वारा विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की है। क्या उद्देश्य रहने वाला है देखते हैं। प्रभावी शासन एवं भागीदारी योजना के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को आवश्यक उपकरणों और ज्ञान से युक्त करके पंचायती राज संस्थाओं की क्षमताओं और योग्यता को बढ़ाना ही इस सुशासन दिवस पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। अंतिम सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में राष्ट्र पर्व वेबसाइट और इसके मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? ए है गृह सचिव गोविंद मोहन जी, बी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और सी ऑप्शन में है रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह जी और डी है गृह मंत्री अमित शाह जी। तो राष्ट्र पर्व एक वेबसाइट है, इसको और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी इसको लॉन्च किया गया है। वो किसके द्वारा किया गया है? रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह जी द्वारा। डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सुशासन दिवस पर इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ी जानकारियां मिलेगी, साथ ही कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखने को मिलेगा, इसका टिकट भी खरीदने को मिलेगा, बैठने की व्यवस्था और रूट मैप से जुड़ी सभी जानकारियां इसमें आसानी के साथ उपलब्ध हो जाएगी। तो इसको रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।